हेलो फ्रेंड्स, मैं हर्षित चौधरी सुनील पारिक के साथ टी सीरीज क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में जो अपने लैंप्स रह गए थे, कुछ लैंप्स जैसे आर्क लैंप और अन्य लैंप जैसे आपके CFL, हेलोजन लैंप, LED, इनके बारे में आज जानेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले अपना आर्क लैंप। तो देखते हैं अपना कार्बन आर्क लैंप। तो कार्बन आर्क लैंप होता है अपना, देखो इसमें जो छड़ें प्रयोग की जाती है, इसके नाम से ही पता चल रहा है अपने को कि कार्बन आर्क लैंप, मतलब इसमें जो छड़ें प्रयोग की जाएगी आपकी वो किसकी होगी, कार्बन की होगी। अब देखिए जो कार्बन आर्क लैंप होता है, ये जो प्रकाश जनरेट करता है वो तीव्र प्रकाश होता है। इसीलिए इसका जो उपयोग है वो कहाँ पर किया जाता है, आपके सर्च लाइटिंग और आपके सिनेमा प्रोजेक्टरों में किया जाता है। यानी इसके प्रकाश की तीव्रता बहुत ही तेज होती है। देखो इसकी अगर मैं कार्य प्रणाली की बात करूं तो इसमें सामान्य तौर पर 2 इलेक्ट्रोड होते हैं। कितने इलेक्ट्रोड होते हैं? 2, जिसमें से एक धन इलेक्ट्रोड होता है और एक ऋण इलेक्ट्रोड होता है। जो आपका धन इलेक्ट्रोड होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है, वो जो उसका जो हिस्सा है वो तो कितना परसेंट होता है, 2 गुना इसका ऋण इलेक्ट्रोड का, मतलब ऋण इलेक्ट्रोड का यहाँ पर कितने गुना होगा, ये 2 गुना होगा। यानी कि इसका जो आकार है, साइज रखी है मैंने, मोटाई रखी है, और ऋण की अपेक्षा कितनी रखी है, 2 गुना रखी है। साथ ही साथ देखो इसमें क्या बात ध्यान रखनी है, इसमें देखो हमेशा ध्यान रखना है जो आर्क लैंप होता है वो कौन सी सप्लाई पे ही प्रयोग किया जाता है, DC सप्लाई पे ही प्रयोग किया जाता है। और DC सप्लाई पे देखो इसमें विभवांतर जो दिया जाता है वो लगभग 40 से 60 वोल्ट तक रखा जाता है। DC सप्लाई का यहाँ पर 40 से 60 वोल्ट रखा जाएगा। अब देखिए इसके जो धन इलेक्ट्रोड होता है, धन इलेक्ट्रोड के श्रेणी क्रम में यहाँ पर एक प्रतिरोध, जिसे आप यहाँ पर नाम दिया गया है बैलास्ट, प्रतिरोध जोड़ा गया है। इस प्रतिरोध का कार्य यहाँ पर इसकी धारा के मान को सीमित करना होता है। यहाँ पर जो इसका बैलास्ट होता है, इसका मुख्य कार्य यहाँ पर यही है कि यहाँ पर जो ये पास रखे होते हैं दोनों इलेक्ट्रोड, यानी कि 1.5 mm से लेकर 6 mm तक का इसके मध्य क्या होता है, गैप होता है। अब पास रखे होंगे, अगर इनको मैं डायरेक्ट सप्लाई देता तो इसकी सर्किट की जो करंट होती वो बहुत ही उच्च होती। तो करंट की जो इसके जो सर्किट है, इस सर्किट की करंट को नियंत्रित करने के लिए यहाँ पर क्या जोड़ा गया है, एक बैलास्ट जोड़ा गया है। और ये इस बैलास्ट का जो कार्य होता है, यहाँ पर इसका कार्य होगा ओनली विद्युत धारा को सीमित करना। अब देखिए यहाँ पर जो आपके इलेक्ट्रोड प्रयोग किया गया है, धन इलेक्ट्रोड, जो धन इलेक्ट्रोड होता है वो साइज में मोटा है, तो प्रकाश का लगभग ही जो हिस्सा जनरेट करता है, उत्सर्जित करता है, वो होता है आपके 85%, मतलब 85%। और आपकी जो धन इलेक्ट्रोड ऋण इलेक्ट्रोड होता है, वो ऋण इलेक्ट्रोड जो है आपके 10% तक क्या करता है, प्रकाश जनरेट करता है। यानी कि 85 इज इक्वल टू आपके 10 जो होते हैं वो 95 होते हैं। अब जो 5% जो आपके प्रकाश उत्सर्जित करता है वो आपकी होती है आर्क, यानी जो आर्क से जो जनरेट होगा आपका प्रकाश वो मात्र कितना होगा, 5%। यानी कि जो प्रकाश का ज्यादातर हिस्सा होता है वो कौन जनरेट करता है, आपके धन इलेक्ट्रोड। अब देखिए यहाँ पर आर्क तो जनरेट हो जाएगी, यहाँ पर चिंगारी जनरेट हो जाती है, और ये चिंगारी से क्या होती है, अल्ट्रा वायलेट किरणें निकलती है। कौन सी? अल्ट्रा वायलेट, जिन्हें आप पराबैंगनी किरणें भी कहते हो। और ये पराबैंगनी किरणें इस रिफ्लेक्टर से टकराती है। अगर मैं फॉर एग्जांपल बात करूं, आपने अगर गाड़ी देखी हो, मोटरसाइकिल देखी हो, तो मोटरसाइकिल की जो सामने वाली हेडलाइट होती है, और हेडलाइट में क्या होता है, जो बल्ब होता है उसके पीछे का जो आपने हिस्सा देखा होगा वो क्या होता है, उसका रिफ्लेक्टर। यानी जो प्रकाश होता है, जो बल्ब जनरेट करता है, वो सामने कैसे जा पाता है इतनी तीव्र प्रकाश के साथ, वो इसलिए जा पाता है क्योंकि उसके पीछे क्या लगा होता है, रिफ्लेक्टर। और रिफ्लेक्टर को इसी आकृति में डाला जाता है कि जो सारा का सारा प्रकाश है वो क्या कम एरिया में जा सके और उसकी तीव्रता क्या हो, ज्यादा हो। तो यहाँ पर भी क्या होगा, अगर इसको अपने को सिनेमा प्रोजेक्टर या सर्च लाइट के रूप में उपयोग करना है, तो यहाँ पर जो रिफ्लेक्टर प्रयोग किया जाएगा, ऐसी आकृति में उपयोग किया जाएगा कि उसका जो प्रकाश है वो लंबी दूरी तक यानी अधिक तीव्रता के साथ जा सके। अब देखो इसका जो यहाँ पर गैप रखा गया वो कितना है, 1.5 से 6 mm। और जो दोनों इलेक्ट्रोड है यहाँ पर, वो इलेक्ट्रोड किसके बनाए गए हैं, कार्बन के बनाए गए हैं। और रिफ्लेक्टर मैंने आपको पहले भी बताए हैं, रिफ्लेक्टर किन के बनाए जाते हैं, क्रोमियम प्लेटिनम के बनाए जाते हैं, कांच के बनाए जाते हैं, ठीक है। और देखिए जो धन इलेक्ट्रोड होता है, जो इसका तापमान होता है, यानी ये कितने टेम्परेचर जनरेट करता है, यानी इसका जो तापमान होगा, उत्पन्न करने का तापमान जो कितना होता है, 3500 डिग्री से लेकर 4000 डिग्री सेंटीग्रेड तक क्या करता है, ये तापमान जनरेट करता है, उत्पन्न करता है। और जो आपका ऋण इलेक्ट्रोड होगा वो लगभग 2000 डिग्री सेंटीग्रेड तक उत्पन्न होता है। अब आप सबको मालूम है यदि ये दोनों इलेक्ट्रोड गर्म होंगे तो ये किसके बनाए गए हैं, कार्बन के बनाए गए हैं। और अपेक्षाकृत आप सभी जानते हो, अपेक्षित बात है कि जो कार्बन के अगर कोई इलेक्ट्रोड बने हैं वो ज्यादा टेम्परेचर पे गर्म किए जाते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, वाष्पीकृत भी हो जाते हैं।
तो थोड़े समय के बाद जो आपके इलेक्ट्रोड हैं इनका जो पदार्थ होता है वो क्या होता है, जड़ने लगता है। वाष्प के रूप में क्या होता है, उसके कांच का जो यहाँ पर क्या होगा, बाहरी आवरण जो होगा वो किसका होगा, कांच का होगा। वो कांच का आवरण होता है, उसके ऊपर वो आपके कार्बन क्या होने लग जाता है, जमने लग जाता है। और इलेक्ट्रोडों की साइज जो साइज होती है वो क्या होने लग जाती है, कम होने लग जाती है। तो फिर थोड़े दिनों बाद इन लैंपों में यहाँ पर जो ये इलेक्ट्रोड है इनको क्या करना पड़ता है, परिवर्तन करना पड़ता है। अब देखिए यहाँ पर देखो इसके बारे में कुछ जानकारी लिखी है, तो देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर अगर बात की जाए, देखो इसका वायु अंतराल यानी एयर गैप जो रखा जाता है वो कितना रखा जाता है, 1.5 से 6 mm तक रखा जाता है। उसके बाद में अगर विभवांतर की बात करूं तो यहाँ पर विभवांतर होता है वो कितना होता है, 40 से लेकर 60 वोल्ट तक। अब देखिए जो सिद्धांत होता है, देखिए मैंने अभी भी बताया यहाँ पर जो प्रकाश जनरेट हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है, आर्क के कारण, यानी चिंगारी उत्पन्न हो रही है, उसके कारण क्या निकलती है, अल्ट्रावायलेट किरणें। यानी इसका सिद्धांत होगा वो क्या होगा, आपके आर्किंग का सिद्धांत। इलेक्ट्रोड होता है, इसमें 2 इलेक्ट्रोड होते हैं और दोनों ही इलेक्ट्रोड किसके बनाए जाते हैं, आपके कार्बन के बनाए जाते हैं। अब देखिए इसका आकार होता है, वो आकार देखिए, अगर धन इलेक्ट्रोड धन छड़ ऋण छड़ की अपेक्षा 2 गुनी मोटी होती है, यानी कि जो धन छड़ होगी वो ऋण की अपेक्षा कितनी मोटी होगी, आपके 2 गुनी मोटी होगी। यानी इनका अगर अनुपात पूछा जाए आपको तो धन का अनुपात जो होगा वो ज्यादा होगा और ऋण का जो अनुपात होगा वो क्या होगा, आपके कम। यानी जो धन इलेक्ट्रोड का अनुपात और ऋण इलेक्ट्रोड का अनुपात पूछा जाए आपको तो 2:1। यहाँ पर देखिए धन छड़ के श्रेणी क्रम में एक प्रतिरोध जोड़ा जाता है। देखो हमेशा धन छड़ के श्रेणी क्रम में इसलिए जोड़ा जाता है क्योंकि डीसी सप्लाई पर करंट की जो दिशा होती है वो किस तरफ होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए करंट की दिशा होगी इधर से होगी, तो सबसे पहले करंट को नियंत्रित करने के लिए अपने को किसकी आवश्यकता होती है, प्रतिरोधक की। तो यहाँ पर मैंने क्या जोड़ दिया, धन इलेक्ट्रोड के श्रेणी क्रम में प्रतिरोधक जोड़ दिया है, जिससे कि ये तुरंत क्या करेगा, करंट को नियंत्रित कर लेगा। अगर देखो प्रकाश की मान की बात की जाए तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो धन छड़ होती है वो 85% तक प्रकाश जनरेट करती है और ऋण छड़ जो होती है आपके 10% तक, और आपके इसके अलावा जो आर्क से जो प्रकाश पैदा होता है वो कितना होता है, 5% होता है। उत्पन्न तापमान मैंने आपको बताया कि धन छड़ का तापमान होता है वो लगभग 3500 से 4000 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है, और आपके जो ऋण इलेक्ट्रोड होता है उसका जो तापमान होता है वो कितना होता है, 2000 डिग्री सेंटीग्रेड तक। इसकी दक्षता की बात की जाए तो दक्षता इसकी अच्छी होती है। सामान्यतः जो अन्य लैंप थे अपने इनकैंडिसेंट लैंप, उनके बजाय भी इनकी दक्षता क्या होती है, अच्छी होती है। देखिए इनकी दक्षता होती है 20 ल्यूमन प्रति वाट तक होती है। उपयोग जो है इनका सिनेमा प्रोजेक्टर्स होते हैं, आपने सिनेमा प्रोजेक्टर देखा होगा, वहां पर क्या किया जाता है, जो लाइटिंग डाली जाती है, यानी वहां पर जो प्रकाश डाला जाता है वो प्रकाश कौन सी लाइट से डाला जाता है, आपके आर्क लैंप के द्वारा डाला जाता है। और सर्च लाइट यहाँ पर जहाँ खोजी दल कार्य करते हैं, आपने सुना होगा जहाँ पर खोजी दल होते हैं हेलमेट पे एक सर्च लाइट लगी होती है यहाँ पर, ठीक है, वहां पर भी इसका उपयोग किया जाता है, जिससे कि इसका प्रकाश जो होता है लंबी दूरी तक पहुंचता है। देखिए दोष जो कार्बन छड़ का झड़ना, यानी इसका जो दोष है, इंपोर्टेंट जो दोष है वो क्या होता है इसका, देखो दोष, अगर कार्बन की छड़ बार बार जड़ेगी तो इसको लंबे समय तक आप उपयोग नहीं कर सकते, ठीक है। और इसका जो इसमें कौन सी किरणें निकलती है यहाँ पर, अल्ट्रावायलेट किरणें यानी पराबैंगनी किरणें निकलती है, जिससे क्या होती है वो लंबी दूरी तक नहीं जा पाएगी, अपने को दिखाई नहीं देगी, इसीलिए क्या होता है, और अपनी सेहत के लिए भी क्या होती है, पराबैंगनी किरणें हानिकारक होती है। इसीलिए जो इसका उपयोग है मुख्य तौर पर काम किया जाता है उनकी सिनेमा प्रोजेक्टर और आपके सर्च लाइटों में ही किया जाता है। तो ये था अपना आर्क लैंप। जो अपना नेक्स्ट लैंप है, अन्य लैंपों में जैसे हेलोजन लैंप की बात करते हैं। देखो हेलोजन लैंप के बारे में पढ़ेंगे। देखो अगर उससे पहले भी मैं अगर बात करूं तो देखो जो अपना दोष की बात की मैंने, कार्बन छड़ का झड़ना और पराबैंगनी किरणें, इसके साथ साथ ही देख लेते हैं अपन स्क्रीन के ऊपर, मैं आपको दिखा देता हूं कि जो आपके आर्क लैंप होता है वो किस प्रकार से दिखाई देता है। जो पहले उपयोग किया जाता है सबसे पहले वो देखते हैं आर्क लैंप किस प्रकार से बनाया जाता था। ओके, अब देखिए जो नेक्स्ट है, जो आजकल जो आर्क लैंप बनाया जाता है वो किस प्रकार से बनाया जाता है वो भी देख लेते हैं। ओके, अब देखते हैं जो अपना कौन सा लैंप है, हेलोजन लैंप है। क्या है हेलोजन लैंप? देखो हेलोजन लैंप होता है वो सामान्य अपने इनकैंडिसेंट लैंप का ही एक प्रारूप है, यानी घरेलू लाइटिंग सर्विस, यानी GLS घरेलू लाइटिंग सर्विस के लिए जो लैंप इस्तेमाल किया जाता है अपने इनकैंडिसेंट लैंप, ठीक है, उसी का एक दूसरा रूप है। लेकिन इसमें बस
इतना सा अंतर होता है कि उस लैंप में तो क्या भरी जाती है, ओनली निष्क्रिय गैसें भरी जाती है। और ये आपकी जो हैलोजन लैंप होता है इसमें निष्क्रिय गैसों के अलावा यहाँ पर कौन सी गैसें भरी जाती है, हैलोजन गैसें। देखो हैलोजन गैसें भरने से यहाँ पर फायदा ये होता है कि जो इसकी कार्यकारी आयु होती है वो कार्यकारी आयु में क्या हो जाती है, इसकी वृद्धि हो जाती है। और उस लैंप की तुलना में ये जो प्रकाश पैदा करता है वो भी क्या होता है, इसका ज्यादा होता है। अब देखते हैं इसकी जो संरचना है वो किस प्रकार से होती है। देखो यहाँ पर आपको एक बाहरी ट्यूब दिखाई दे रही होगी। ये ट्यूब इतनी संकीर्ण, इतनी छोटी होती है कि इसके अंदर ओनली इसके फिलामेंट टच होते हैं, यानी कि अपना जो यहाँ पर ट्यूब होगी, कांच होगा, और यहाँ पर इसके आसपास ही क्या होंगे, फिलामेंट। और फिलामेंट्स और ट्यूब के बीच में बहुत ही कम गैप होगा, यानी कि गैप ही नहीं होगा। और गैप नहीं होगा, थोड़ा बहुत जो गैप होगा उसमें भी क्या होती है, वहां पर कौन सी गैसें भरी होती है, हैलोजन गैसें और निष्क्रिय गैसें भरी जाती है। और ये संकीर्ण जो ट्यूब होती है वो किसकी बनाई जाती है, आपके क्वार्ट्ज कांच की बनाई जाती है। किसकी बनाई जाती है, क्वार्ट्ज कांच की। और जो सामान्य अपन ने फिलामेंट लैंप पढ़ा था उसमें क्या था कि फिलामेंट जोड़ा था, तो यहाँ पर भी किसका उपयोग किया, अपन ने फिलामेंट का उपयोग किया है। तो यहाँ पर जो फिलामेंट अपन ने प्रयोग किया वो किसका उपयोग किया है, टंगस्टन का ही उपयोग किया है फिलामेंट। और यहाँ पर जो संकीर्ण ट्यूब बनाई गई है, संकीर्ण जो ट्यूब है वो किसकी बनाई जाती है, क्वार्ट्ज कांच की बनाई जाती है। और जो इसकी दोनों तरफ जो लीड दिखाई गई है उनको बोलते हैं कनेक्टिंग लीड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कनेक्टिंग लीड। अब बात करते हैं, देखो ये जो हैलोजन लैंप होता है अपना, हैलोजन लैंप के बारे में जो कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जो एग्जाम्स में पूछी जाती है उनके बारे में बात करें तो सबसे पहले देखो मैं ट्यूब की बात करता हूँ। तो ट्यूब जो होती है वो क्या होती है, क्वार्ट्ज कांच की बनाई जाती है। हाँ, दूसरा जो पॉइंट अपन ले सकते हैं कि इसका जो सिद्धांत होता है वो सिद्धांत किसके सिद्धांत पे कार्य करता है। तो अपना जो इनकैंडिसेंट लैंप था वो किसके सिद्धांत पे काम कर रहा था, उसमें सिद्धांत पे कार्य कर रहा था। तो अपना जो हैलोजन लैंप होगा वो भी कौन से सिद्धांत पे काम करेगा, आपके उसमें सिद्धांत पर ही काम करेगा। अब देखते हैं ट्यूब में भरा जाने वाला पदार्थ, जो ट्यूब में भरे जाने वाला जो पदार्थ होता है मैंने बताया उसमें तो ओनली निष्क्रिय गैसें भरी जाती है जैसे आर्गन और नाइट्रोजन, ठीक है। लेकिन जो आपके हैलोजन लैंप होगा इसमें प्लस में आपके हैलोजन गैसें भी भरी जाएगी, क्योंकि हैलोजन गैसों से देखो फायदा क्या होगा, निष्क्रिय गैसों से क्या हो रहा था कि उसकी कार्यकारी आयु और तापमान सहन करने की क्षमता थी, इसमें वृद्धि हो गई थी। लेकिन यहाँ पर जो हैलोजन गैस का जो अपन ने उपयोग किया है उसके उपयोग से यहाँ पर क्या होगा, इसकी कार्यकारी जो आयु होती है, कार्यकारी जो आयु होगी उसमें और ज्यादा क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। और जो प्रकाश जनरेट करता है उसमें भी क्या हो जाती है, वृद्धि। तो देखो गैस हैलोजन गैस है जिनके अंत में न शब्द आए, यानी ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन और आयोडीन, ये जो सभी गैसें हैं आपकी वो किस प्रकार की गैसें होती है, हैलोजन गैसें होती है। और देखिए फिलामेंट जो है वो किसका बनाया जा रहा है, यहाँ पर टंगस्टन का बनाया जा रहा है। हैलोजन गैसों का कार्य क्या होता है, यहाँ पर कार्यकारी आयु में वृद्धि करना। देखो हैलोजन गैसें क्या कैसे कार्य करती है, हैलोजन गैसों का जो कार्य ये होता है जिसके बीच में गैप होता है, इन गैपों में यहाँ पर कौन सी गैस भरी होगी, आपके हैलोजन गैस भरी होगी। तो जैसे ही यहाँ पर देखो इसका जो टेम्परेचर बढ़ता है तो टंगस्टन का जब एक निश्चित गलनांक होता है उस गलनांक के बाद ये वाष्पीकरण भी होगा। देखो एक वाष्पीकरण टेम्परेचर भी होगा इसका, गलनांक से पहले क्या होगा, वाष्पीकरण गलनांक के बाद में वाष्पीकरण टेम्परेचर। तो वाष्पीकरण तो जब होता ही है तो ये धीरे धीरे वाष्पीकृत होकर क्या होता है, इसके कण क्या होते हैं, यहाँ से जलने लगते हैं, ये छोटा होने लगता है। तो यहाँ पर जो होगा, जो यहाँ पर इसके कण जड़ते हैं तो ये कण वापस इसके ही चिपक जाएंगे। तो हैलोजन जो अपने गैस है उनका कार्य यहाँ पर क्या होगा कि ये जो इसके कण जड़ते हैं इसको वापस क्या कर देता है, इसको उसी फिलामेंट पे चिपका देता है, जिससे इसकी जो साइज है वो लगातार ऐसी की ऐसी ही बनी रहती है। और इसमें क्या करना नहीं पड़ेगा अपने को, इसकी जो कार्यकारी आयु थी उसमें वृद्धि करने के लिए और किसी चीज की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और कार्यकारी आयु में भी क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। अगर फिलामेंट छोटा नहीं होगा, टुकड़े नहीं होंगे तो फिलामेंट लगातार कार्य करता रहेगा, अपना लैंप जो है लगातार प्रकाश देता रहेगा। इसकी दक्षता की बात की जाए, देखो दक्षता जो होती है इसकी 25 से 35 न्यूमन प्रति वाट तक होती है। अब कार्यकारी आयु जो होती है इसकी सामान्य लैंप की तुलना में क्या होती है, दोगुनी। यानी जो सामान्य लैंप थे अपने, इनकी जो कार्यकारी आयु थी वो कितनी थी, लगभग 1000 से लेकर कितने थे, 1200, 1000 से आपके 1200 घंटे तक क्या थी उसकी कार्यकारी आयु थी। अब जो इसकी जो आयु है वो इसकी लगभग दोगुनी, यानी दोगुनी का मतलब आप समझ सकते हो, 1000 का दोगुना कितना होगा, 2000 आपके, ठीक है, या 2400 तक क्या हो सकते हैं, 2400 घंटों तक ये क्या करता है, आपके कार्य करता है। और साथ ही साथ इसका जो प्रकाश होता है सामान्य लैंप की तुलना में क्या होता है, अधिक होता है। अगर क्षमता की बात की जाए तो देखो 230 वोल्टेज से लेकर 250 वोल्टेज तक इसको क्या कर सकते हैं, पर उपयोग में ले सकते हैं।
साथ ही साथ इसकी अगर वाटेज की बात की जाए तो जो वाटेज होती है इसकी वो कितनी होती है, 300 वाट से लेकर 1000 वाट तक की क्षमता में ये बनाए जाते हैं। अगर उपयोग की बात की जाए तो देखिए इसका जो उपयोग है बहुत सारी जगह किया जाता है, जैसे स्टेडियम, पार्क, हवाई अड्डे, रेलवे स्टेशन और आपके जो वाहन होते हैं उन वाहनों की हेडलाइट के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। दोष की बात की जाए, देखो सबसे इंपॉर्टेंट जो दोष है ये अधिक ऊष्मा जनरेट करता है। आपने विवाह स्थलों में या किसी फंक्शन में आपने देखा होगा जो हेलोजन लैंप उपयोग में लाया जाता है, वहां पर ये क्या करता है, ऊष्मा जनरेट करता है। या आपने देखा होगा जब अपने बरसात के दिन आते हैं तो वहां पर हेलोजन का उपयोग करते हैं, तो हेलोजन के नजदीक जैसे ही जो मच्छर जाते हैं उसके नजदीक वो क्या होता है, तुरंत पास में जाते क्या होता है, मर जाते हैं, वो क्या होते हैं, बिल्कुल राख हो जाते हैं। मतलब वहां पर जो ऊष्मा जनरेट हो रही है वो क्या हो रही है, बहुत ही ज्यादा हो रही है। दूसरी अगर बात की जाए इसके दोष की तो वो है प्रकाश का स्तर, एलईडी से इसका जो प्रकाश का स्तर होगा वो क्या होगा, कम होगा। तो ये था अपना कौन सा लैंप, हेलोजन लैंप। अगर मैं इसके चित्र की बात करूं तो आपके देखो हेलोजन लैंप, पहले हेलोजन ट्यूब की बात करते हैं। हेलोजन की ट्यूब है वो देखो कैसी दिखाई देती है अपने को सामान्य तौर पर। ओके, अब देखते हैं जो इसके बाद में हेलोजन लैंप, जो पूरा लैंप होता है वो किस प्रकार से दिखाई देता है। देखिए दूसरा डायग्राम। ओके, अब देखते हैं अपने जो हेलोजन लैंप की बात की अगर बात की तो देखो अपने दो, एक तो रह गई आपके एलईडी, एक रह गई आपके सीएफएल। तो नेक्स्ट जो बात करेंगे अपन किसकी बात करते हैं, सीएफएल की बात करते हैं कि सीएफएल जो होती है वो क्या करती है, कैसे इसका डायग्राम होता है, कैसा वो दिखाई देता है अपने को, सीएफएल कैसे कार्य करता है, देखते हैं। तो देखिए जो अपना नेक्स्ट बात कर रहे थे अपन किसकी बात कर रहे थे, सीएफएल लैंप की। देखो जो सीएफएल लैंप होता है सामान्यतः इस प्रकार की संरचना में, इस प्रकार की शेप में बनाया जाता है। और भी शेप्स होती है इस प्रकार से आपने देखा होगा, ठीक है, इस प्रकार से आपने देखा होगा जो लैंप होता है बहुत सारी आकृतियों में मिलता है अपने को, ठीक है। जो सीएफएल लैंप होता है वो सामान्य जो अपने ट्यूबलाइट प्रयोग की जाती है, यानी ट्यूबलाइट का ही एक दूसरा रूप होता है, लेकिन इसमें जो ट्यूब प्रयोग की जाती है सामान्य जो ट्यूबलाइट होती है उसकी अपेक्षा इसकी जो साइज होती है वो आपकी क्या होती है, कम होती है। और इसमें भी क्या करना पड़ेगा, ट्यूबलाइट की तरह गैस डिस्चार्जिंग क्रिया के लिए स्टार्टर और आपके चोक, यानी जो इन दोनों का कार्य था आपके सामान्य ट्यूबलाइट में, उसी की तरह यहाँ पर भी अपने को हाई वोल्टेज जनरेट करनी पड़ेगी, करंट को भी सीमित करना पड़ेगा। तो इसके लिए यहाँ पर एक परिपथ उपयोग किया जाता है जिसको वो कहते हैं अपन इलेक्ट्रॉनिक परिपथ। देखिए जो इलेक्ट्रॉनिक परिपथ होता है उसका कार्य क्या होगा, कार्य यह होगा कि ये प्रारंभ के समय तो इसको हाई वोल्टेज पे क्या करेगा, कार्य करवाएगा और करंट को क्या रखेगा, सीमित रखेगा। हाई वोल्टेज देने से इस ट्यूब के अंदर क्या होती है, गैस डिस्चार्जिंग क्रिया प्रारंभ हो जाती है। इसका सर्किट इस प्रकार से ट्यूब में से होती हुई यहाँ पर आ जाएगी, यानी कि इसकी यहाँ से हाई, दोनों सिरों से यहाँ से हाई वोल्टेज मिलेगी तो क्या होगा, गैस डिस्चार्जिंग क्रिया प्रारंभ हो जाएगी। और इसके अंदर जो मरकरी और आर्गन गैस भरी हुई है, आर्गन गैस और मरकरी की जो वाष्प भरी हुई है वो एक बार जब आयनीकृत हो जाती है तो इसका सर्किट क्या होता रहेगा, पूरा हो जाएगा। और अगर पूर्ण ये प्रकाश देने लग जाएगी तो यहाँ पर इसका जो दूसरा कार्य है इलेक्ट्रॉनिक्स परिपथ का, वो इसकी वोल्टेज को भी क्या कर लेगा, सीमित कर लेगा। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक परिपथ है इसका इस प्रकार से क्या होता है, कार्य होता है। अब देखिए जो सीएफएल जो लैंप होता है उसका जो पूरा नाम की, इसका पूरा नाम देखा जाए तो इसका पूरा नाम जो होता है कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप, यानी कि ऐसा लैंप, कॉम्पैक्ट का मतलब यहाँ पर ऐसा है कि सिकुड़ा हुआ, मतलब ट्यूबलाइट का ही रूप है लेकिन कैसा, सिकुड़ा हुआ रूप है, इसीलिए इसका जो नाम है, जो नाम क्या होता है पूरा, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप, यानी फ्लोरोसेंट लैंप लेकिन कैसा, सिकुड़ा हुआ। अब देखो प्रकाश का जो मान होता है वो कैसा होता है, इनकैंडिसेंट लैंप की अपेक्षा 8 से 10 गुना, यानी जो सामान्यतः अपने इनकैंडिसेंट यानी फिलामेंट लैंप की उसकी अपेक्षा कितना प्रकाश होता है, इसका 8 से 10 गुना तक क्या होता है, प्रकाश होता है। अगर इसमें गैस की बात की जाए तो देखो गैसों के रूप में यहाँ पर आर्गन गैस का उपयोग किया जाता है और उसके साथ साथ मरकरी की वाष्प का भी उपयोग किया जाता है, जिस प्रकार से सामान्य ट्यूबलाइट में उपयोग किया था। ट्यूब जो होती है वो क्वार्ट्ज कांच की बनाई जाती है। फिलामेंट जो होता है इसके, यहाँ पर जो फिलामेंट प्रयोग किए जाएंगे वो किसके उपयोग किए जाते हैं, यहाँ पर जो फिलामेंट होते हैं वो किसके बनाए जाएंगे, आपके टंगस्टन के बनाए जाएंगे। और देखो लैंप को जलाने के लिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक परिपथ का उपयोग किया जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया इसकी जो कार्य जो होता है इलेक्ट्रॉनिक परिपथ का, वो कार्य क्या होता है, ट्यूब में फ्लोरोसेंट पदार्थ की परत होती है, मतलब कि यहाँ पर इसके चारों ओर सफेद सफेद आपने व्हाइट परत देखी होगी, फ्लोरोसेंट पदार्थ जैसे आपके फॉस्फोरस
या अन्य बहुत सारे पदार्थ होते हैं इनका उपयोग करते हैं। जो फ्लोरोसेंट पदार्थ होता है उनका कार्य क्या होता है, जो अंदर गैस डिस्चार्जिंग के कारण पराबैंगनी किरणें जनरेट होती है, उन पराबैंगनी किरणों को दृश्य किरणों में बदलना इनका मुख्य कार्य होता है। तो ये क्या करता है, अपने को दृश्य किरणों में क्या करता है, प्रकाश उपलब्ध करवाता है। तो इसमें यहाँ पर फ्लोरोसेंट पदार्थ इसके लेपित किया हुआ होगा। इसकी कार्यकारी आयु बात की जाए, देखो जो कार्यकारी आयु होती है वो सामान्य ट्यूबलाइट की अपेक्षा 2 गुनी होती है। मतलब सामान्य ट्यूबलाइट तो लगभग अपने 7500 घंटे ही थे, लेकिन यहाँ पर 6000 से 15000 तक क्या होती है, इसकी कार्यकारी आयु होती है। ऊर्जा खपत की बात की जाए तो सामान्य जो लैंप होते हैं उनकी तुलना में, यानी इनकैंडिसेंट लैंप की तुलना में यहाँ पर जिसकी ऊर्जा खपत होगी वो 50 से 80% तक कम होती है। कितनी होती है, 80% तक कम। मतलब कि ये जो ऊर्जा खपत करता है बिल्कुल 80% तक क्या करेंगे, कम करेंगे। देखो हानि की बात की जाए तो ये तापमान के प्रति संवेदनशील होते हैं। मतलब कि जो तापमान होता है, निम्न टेम्परेचर होता है, वहां पर जो मरकरी होती है आपकी जम जाती है, तो वहां पर निम्न टेम्परेचर जहां पर भी होगा वहां पर इसका उपयोग नहीं किया जाएगा। जहां नॉर्मल टेम्परेचर या थोड़ा हाई टेम्परेचर होगा, ज्यादा हाई पर भी यूज नहीं करना है। तो इसीलिए यहाँ पर इसकी हानि के रूप में बताया गया है कि तापमान जो होता है तापमान के प्रति क्या होती है, संवेदनशील होती है। तो ज्यादा तो ना तो लो टेम्परेचर पे इसको इस्तेमाल करना है, ठीक है। आपकी क्षमता की बात की जाए, जो इसकी क्षमता होती है वो कितनी होती है, 3 वाट से लेकर 100 वाट तक, और ये ज्यादा वाटे क्षमता में भी ये प्रे को प्राप्त हो सकती है। अगर इसकी साइज बढ़ती जाएगी, वाटे क्षमता बढ़ती गई है, तो उसका जो प्रकाश होगा वो भी ज्यादा, मतलब उसकी साइज आएगी आपके एलईडी की, सीएफएल की, वो साइज भी क्या आएगी आपके ज्यादा आएगी, बड़ी आएगी। तो वो प्रकाश भी क्या करेगी, आपके ज्यादा जनरेट करेगी। तो ये इसकी बेसिक जानकारी थी। अब देखो जो मैं आपको जो डायग्राम दिखाने वाला हूं, सबसे पहले जो ये आपकी सीएफएल जो होता है वो किस प्रकार से दिखाई देती है, देखिए। ओके, अब देखते हैं जो नेक्स्ट, अगर सीएफएल का जो आंतरिक सर्किट होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स जो परिपथ उपयोग किया जाता है वो किस प्रकार से अपने को दिखाई देता है, तो वो भी देखते हैं। ओके, देखिए अपना ये वीडियो आज यहीं तक रहेगा, और अगर इससे आगे का अगर अपने को लैंप पढ़ने हैं या जो अपने एलईडी के बारे में जानना है तो अपना नेक्स्ट वीडियो जरूर देखें। अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ घंटी को दबाना ना भूलिए। थैंक यू गाइस।